सो विल गो हेड विथ नेक्स्ट टॉपिक। हमारा आज का पहला टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। इट इज एक्सट्रीमली सिंपल एंड इंटरेस्टिंग आल्सो। सो लेट अस सी व्हाट इज दिस एस्केप वेलोसिटी। नाम में ही है एस्केप। एस्केप मतलब भाग जाना। तो एस्केप वेलोसिटी का मतलब भी होता है हमने ऑब्जेक्ट को इतना वेलोसिटी दे दिया कि वो और छोड़ के भाग गया। So what happens is when you throw an object up, it comes back after reaching a maximum height. जब आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करोगे, जब आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर ऊपर थ्रो करोगे तो वापस आता है, लेकिन एक मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद वापस आता है। जितना ज़्यादा वेलोसिटी दोगे उतना ही ज़्यादा ऊपर जाएगा। आपने इतना ज़्यादा वेलोसिटी दे दिया कि वो कभी वापस ही नहीं आया। तो वो जो वेलोसिटी है जिसकी वजह से वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़ के चला गया, उसको क्या बोलते हो? एस्केप वेलोसिटी। एक्सट्रीमली सिंपल कॉन्सेप्ट, इज सिंपल, डेरिवेशन उससे भी सिंपल है। पहले से आइडिया आपको क्लियर होना चाहिए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप, what happens? It comes back after reaching a certain maximum height. So when an object is thrown vertically upwards, it comes back, of course vertically upwards, it comes back after reaching a certain maximum height, then जितना ज़्यादा वेलोसिटी दोगे, as the velocity increases, the maximum height also increases. So as the velocity with which it is thrown, with which object is thrown increases, the maximum height also increases. The maximum height also increases. हमने वेलोसिटी और बढ़ा दिया, तो फॉर अ सर्टेन वेलोसिटी द ऑब्जेक्ट एस्केप्स अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड एंड नेवर कम्स बैक। उस वेलोसिटी को क्या बोलते हो? एस्केप वेलोसिटी। तो फॉर अ सर्टेन वेलोसिटी the object escapes Earth's gravitational field या फिर Earth's gravitational influence, एक ही बात है। Influence बोल दो, Earth's gravitational field बोल दो। The object escapes Earth's gravitational field and what? And never comes back. This velocity is known as, क्या बोलोगे इसको? Escape velocity. This velocity is known as escape velocity. अभी हमको escape velocity डिफाइन भी करना है। कैसे डिफाइन करेंगे? The minimum velocity with which an object is thrown vertically upwards such that it escapes Earth's gravitational field is known as escape velocity. बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। The minimum velocity, मिनिमम क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा चलेगा, उससे कम नहीं चलेगा। The minimum velocity with which an object is thrown, वैसे तो हम ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से ही थ्रो करते हैं, तो तुम ऐसा ही बोल सकते हो, द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। लेकिन ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे सीईटी में जहाँ पे आपको बोला होगा कि हमने ऑब्जेक्ट को एक सर्टन हाइट से थ्रो किया, मतलब ऑब्जेक्ट को पहले हाइट पे ले गए फिर वहाँ से थ्रो किया, तो उस केस में भी फॉर्मूला लगभग ऑलमोस्ट सेम बनता है। सिर्फ डिफरेंस ये आता है कि जब तुम हाइट की बात कर रहे हो तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर प्लस एच होती है, और जब सरफेस से थ्रो कर रहे हो तो स्मॉल आर इक्वल्स टू
capital R. So the minimum velocity with which an object is thrown vertically upwards. फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ from the surface of earth. From the surface of earth such that it escapes Earth's gravitational field, Earth's gravitational influence field is known as क्या बोलोगे इसको? is known as escape velocity. तो हमने कर दिया इसको डिफाइन. अभी हमको सिर्फ एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करना है, और ये एक्सप्रेशन डिराइव करना भी इट इज वेरी सिंपल. एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए आपको दो अलग अलग पॉइंट्स पे टोटल एनर्जी निकालना पड़ता है, क्योंकि हमको पता है टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्व क्वांटिटी? फाइनल एनर्जी इक्वल्स टू इनिशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व नहीं होता, लेकिन इन दोनों का एडिशन मतलब क्या? टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व. फिजिक्स का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, साइंस का कोई भी टॉपिक तुम पढ़ रहे हो ना, उसमें याद रखना टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व. तो अगर मुझे एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है तो हम दो पॉइंट कंसिडर करेंगे. एक होगा अर्थ के सरफेस पे. अर्थ के सरफेस पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया, मतलब हमने ऑब्जेक्ट को काइनेटिक एनर्जी दिया. और अर्थ के सरफेस पे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन क्या देता है तुमको? टोटल एनर्जी. और दूसरा पॉइंट हम लोग कंसिडर करेंगे इन्फिनिटी. बोलोगे इन्फिनिटी क्यों? मैंने अभी बोला ये जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या करना है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाना है. और आपको याद है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? लॉन्ग रेंज फोर्स. और आपको याद है ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, मतलब वो उसकी वैल्यू जीरो कितने डिस्टेंस पे होती है? इन्फिनिटी पे. तो हम ऐसा मानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इन्फिनाइट हो जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया? जीरो. मतलब ऑब्जेक्ट एस्केप हो गया. कहाँ से एस्केप हो गया? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से. इसलिए दूसरा पॉइंट कहाँ लिया हमने? इन्फिनिटी पे. वहाँ पे भी तुम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करोगे, वो जीरो आएगा. क्यों? क्योंकि फ्रॉम योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को थ्रो करता हूँ ऊपर, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे ऊपर जाता है उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है. और मैक्सिमम हाइट पे उसका वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो. तो हमने ऑब्जेक्ट को इतनी जोर से थ्रो कर दिया, वो कहाँ पहुँच गया? इन्फिनिटी पे. तो इन्फिनिटी पे उसका स्पीड कितना होगा? जीरो. तो इन्फिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? जीरो. और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा? जीरो. क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? अगर आपको याद होगा तो याद है क्या? -G(m1m2/r). अगर r ही इन्फिनिटी है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है? जीरो है. तो हम ये दो पॉइंट पे अर्थ के सरफेस पे और इन्फिनिटी पे टोटल एनर्जी निकालेंगे. काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. फिर हम इस पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे. टोटल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी दे आर इक्वल, क्योंकि टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड. वहां से आपको मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ एस्केप वेलोसिटी. तो कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद आपको ये फ्लो बनाना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे जो भी इक्वेशन डिराइव किया उसके लिए मेथड क्या यूज किया? मेथड ये यूज किया कि हमने दो पॉइंट कंसिडर किए. कौन से दो पॉइंट? एक अर्थ के सरफेस पे और एक इन्फिनिटी पे. और वहाँ उन दोनों पॉइंट पे क्या कैलकुलेट किया हम लोगों ने? टोटल एनर्जी. कैसे? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. और उन दोनों को क्या कर दिया? इक्वेट. क्यों इक्वेट किया? क्योंकि टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड. सो टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी, we consider 2 points. कौन से 2 points? One on the surface of earth, and 2 at infinity. तो पहला on the surface of earth. यहाँ पे हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेंगे व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज ½ mve². Why VE?
क्योंकि हम तो बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट को क्या करना है, एस्केप, तो स्पीड क्या होगा, एस्केप स्पीड, एस्केप वेलोसिटी। तो वेयर वीई इज एस्केप वेलोसिटी। देखो ऐसा है, ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया, मतलब ऑब्जेक्ट को हमने वेलोसिटी दिया, मतलब ऑब्जेक्ट को हमने काइनेटिक एनर्जी दिया, लेकिन हमने ऑब्जेक्ट को कितना वेलोसिटी दिया, वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़ के चला गया, मतलब क्या हो गया, एस्केप। तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन कौन सा वी, एस्केप वी। तो याद रखना ये वी ई स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ऑल्सो यू नो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट द सर्फेस ऑफ अर्थ। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, माइनस जी एम वन एम टू बाई आर, स्क्वायर नहीं होता है ना, यहाँ पे एम वन मतलब मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये भी स्मॉल एम लिखना, यहाँ पे कैपिटल एम मत लिखना। तुम ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो, तुम अर्थ को थ्रो नहीं कर रहे हो। मैं तो बोला अर्थ को थ्रो कर दिया, अर्थ ऑब्जेक्ट का फील्ड एस्केप करके चला गया। तुम ऑब्जेक्ट को थ्रो नहीं करते, जिसको थ्रो करते हो उसका मास अपॉन आर, और अर्थ के सरफेस पे डिस्टेंस कितना होगा, कैपिटल आर। तो रिमेंबर ये अर्थ के सरफेस पे डिस्टेंस है, और डिराइव करने के लिए स्टेप्स बहुत इजी होते हैं। तुमने अब पहली बार ये पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन लिखा ना, तो कौन कौन क्या क्या है बता दो। वेयर व्हाट इज कैपिटल एम, मास ऑफ अर्थ। व्हाट इज स्मॉल एम, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। व्हाट इज कैपिटल आर, रेडियस ऑफ अर्थ। Radius of Earth. Done. Therefore, total energy at the surface of Earth is kinetic energy plus potential energy. Plus potential energy. What is kinetic energy? Half mve square minus g capital M small m by r. Equation number 1. अब जो दूसरा पॉइंट है वहां पे भी आपको यही प्रोसेस करना है एट इन्फिनिटी। तो एट इन्फिनिटी पे ऑफ कोर्स यू शुड नो काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिटी इज जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि वेलोसिटी क्या बन जाएगा, जीरो। ये कहाँ से आया जीरो, मैंने अभी बताया, जब आप ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो, जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो उसका स्पीड क्या हो जाता है, जीरो। हमने इतनी जोर से थ्रो कर दिया, ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी इज मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट पे स्पीड हमेशा क्या होता है, जीरो। ऑल्सो पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज ऑल्सो जीरो। क्यों, क्योंकि माइनस जी एम एम बाई स्मॉल आर। व्हाट इज स्मॉल आर, इन्फिनिटी। तो ये भी कितना हो गया, जीरो। सो टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी is kinetic energy at infinity plus potential energy at infinity. तो ये कितना आ गया, जीरो। इक्वेशन नंबर 2। But we know that, what do you know, total energy is always conserved. So therefore applying conservation of energy, जब मैं conservation of energy बोल रहा हूँ तो मैं conservation of total energy बोल रहा हूँ, क्योंकि potential energy और काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंटली कॉन्जर्व नहीं होता है। कॉन्जर्व कौन होता है, टोटल एनर्जी होता है। सो देयरफॉर टोटल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी। व्हाट इज टोटल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर इक्वल टू क्या, जीरो। देयरफॉर हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। ये और ये हो गया कैंसल, ये 2 को भेज दिया वहां पे, तो विल शिफ्ट 2 ऑन द राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर यू हैव बीई स्क्वायर इक्वल्स टू 2g कैपिटल M बाय r। देयरफॉर बीई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2g कैपिटल M बाय r। यह आ गया आपका एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। सो इक्वेशन नंबर 3, equation 3 gives expression for escape velocity from the surface of earth। और इंटरेस्टिंगली अगर तुम ध्यान दोगे तो ऐसा है, ये जो escape velocity का एक्सप्रेशन है,
ये g पे डिपेंड करता है विच इज़ अ कांस्टेंट 6.67 into 10⁻11। ये m पे डिपेंड करता है मास ऑफ अर्थ 6 into 10⁻24। ये रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है 6378 किलोमीटर। मतलब जिस ऑब्जेक्ट को तुम थ्रो कर रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब तुम कोई भी ऑब्जेक्ट लो, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू क्या आएगा, सेम, और ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अब एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करो तो भी उतना एस्केप वेलोसिटी, दो को थ्रो करो तो भी उतना ही एस्केप वेलोसिटी। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट यू आर थ्रोइंग। तो फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेंगे, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। तो ऐसा है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हैं, इट कम्स बैक आफ्टर रीचिंग अ मैक्सिमम हाइट। जितना ज़्यादा वेलोसिटी थ्रो करोगे उतना ही ज़्यादा ऊपर जाएगा। तुमने इतनी जोर से थ्रो कर दिया कि वो ऑब्जेक्ट कभी वापस आया नहीं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर निकल गया। तो फॉर अ सर्टन वेलोसिटी द ऑब्जेक्ट एस्केप अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। फिर हमने डिफाइन कर दिया द मिनिमम वेलोसिटी with which an object is thrown vertically upwards from the surface of earth such that it escapes earth's gravitational field is known as escape velocity। उसका इक्वेशन डिराइव करने के लिए हमने दो पॉइंट कंसीडर किए, एक था अर्थ के सरफेस पे और एक था इन्फिनिटी पे। दोनों पॉइंट पे हमने टोटल एनर्जी कैलकुलेट किया बाय कैलकुलेटिंग काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। अर्थ के सरफेस पे ऑब्जेक्ट का जो काइनेटिक एनर्जी था वो था हाफ एम वी ई स्क्वायर, और जो पोटेंशियल था वो था माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय कैपिटल आर। दोनों को ऐड कर दो तो मिल गया टोटल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। और इन्फिनिटी पॉइंट पे भी आप दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करोगे, काइनेटिक और पोटेंशियल की। काइनेटिक इज जीरो, पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो जीरो, सो टोटल इज आल्सो जीरो। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी एट द सरफेस एंड टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी आर सेम। बस इसको सॉल्व करते गए आपको मिल गया एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। गुड, पक्का पक्का, श्योर श्योर। देन तो अभी हमारा अगला टॉपिक है, क्या है अगला टॉपिक, अर्थ सैटेलाइट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थ सैटेलाइट। ये मोस्टली थियोरेटिकल टॉपिक है, इंटरेस्टिंग बट प्योरली थ्योरी। तो अर्थ सैटेलाइट, सबसे पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए हाउ डू यू डिफाइन सैटेलाइट ऑफ अर्थ, एन ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट। वैसे सर्कुलर ऑर्बिट नहीं भी हो सकता है तो हम सिर्फ ऐसा बोल देंगे, एन ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ इज नोन एज सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो अभी डेफिनेशन में कुछ लिख नहीं रहा, यू आर अवेयर ऑफ व्हाट इज अ सैटेलाइट, एन ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ एट अ सर्टेन हाइट इज नोन एज अर्थ सैटेलाइट। अर्थ सैटेलाइट में दो टाइप के सैटेलाइट होते हैं, एक होता है नेचुरल सैटेलाइट जैसे मून। अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है मून। मार्स के दो है, जुपिटर और सैटर्न के पास बहुत सारे हैं। कितने सारे हैं तो 60 के तो ऊपर है, बाकी अभी तक हमको पता नहीं। तो धीरे धीरे डिस्कवर हो रहा है। सो अर्थ सैटेलाइट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। अर्थ के लिए दो टाइप के सैटेलाइट्स है, एक है नेचुरल सैटेलाइट जैसे कि मून। तो मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो व्हाट वी नो अबाउट मून, हमको मून के बारे में क्या पता है, हमको पता है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ मून, कितना है 27.3 डेज। और हमको पता है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, कितना है 3.85 into 10⁵ किलोमीटर्स। मीटर में लिखना है तो 10⁸। गुड। तो एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है उसको क्या बोलोगे, सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो दो टाइप के सैटेलाइट है, एक है नेचुरल मतलब जो नेचुरली ऑकरिंग सैटेलाइट है जिसको हमने नहीं लॉन्च किया, जैसे कि मून। तो व्हाट वी नो अबाउट अर्थ नेचुरल सैटेलाइट, अर्थ हैज ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट दैट इज मून। द टाइम पीरियड ऑफ मून अराउंड अर्थ इज 27.3 days and the distance from center of moon to center of earth is 3.85 into 10⁵ kilometer। And also we know that the orbit of moon around earth is circular ऑर्बिट है वो। अब हमारा मेजर फोकस था ऑन द अदर टाइप विच इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स।
ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हम लोग लॉन्च करते हैं फॉर सम स्पेसिफिक साइंटिफिक पर्पस या फिर फॉर सम स्पेसिफिक जनरल पर्पस। अभी आर्टिफिशियल सैटेलाइट में दो टाइप है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ। बाय द वे, ये जो सैटेलाइट है ये मैन मेड सैटेलाइट्स है, ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स है। तो वी हैव लॉन्च दिस सैटेलाइट्स फॉर सम साइंटिफिक पर्पस। अभी आर्टिफिशियल सैटेलाइट में दो टाइप के सैटेलाइट है, दो। एक को आप बोलते हो कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसको हम लोग इक्वेटोरियल सैटेलाइट्स भी बोलते हैं, इक्वेटोरियल। अब इसको इक्वेटोरियल क्यों बोलते हैं समझेगा थोड़ी देर में। एंड देयर इज अदर टाइप विच आर कॉल्ड एज पोलार सैटेलाइट्स, पोलार सैटेलाइट्स। नाउ ये इक्वेटोरियल और पोलार दोनों में डिफरेंस क्या है समझ लेते हैं। इट इज अ वेरी सिंपल थिंग, नाम में ही है इक्वेटोरियल। यू नो व्हाट इज इक्वेटर? यस, बताओ व्हाट इज इक्वेटर? Equator is equator. Equator is an imaginary great circle which divides Earth into two parts, northern hemisphere and southern hemisphere. Great circle क्यों? क्योंकि स्पीयर की जब बात करते हो ना, स्पीयर और स्पीयर पे जब सर्कल ड्रॉ करते हो तो अलग अलग साइज के सर्कल बनते हैं। तो जो सबसे बड़ा साइज का सर्कल है उसको बोलते हो ग्रेट सर्कल। तो जो ग्रेट सर्कल है जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में, उसको बोलते हो इक्वेटर। तो इक्वेटोरियल सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है वो इक्वेटोरियल है। सो द ऑर्बिट ऑफ इक्वेटोरियल सैटेलाइट, और इस इक्वेटोरियल सैटेलाइट के बहुत सारे अलग अलग नाम भी है, उसमें से एक सबसे फेमस नाम है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। सो इक्वेटोरियल सैटेलाइट is also known as communication satellite and its orbit is equatorial, मतलब वो अर्थ के इक्वेटर के ऊपर चक्कर लगाता है, अर्थ के इक्वेटर के ऊपर। गुड। और इसको कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। तुम्हारे जो मोबाइल फोन्स तुम ऑपरेट करते हो, यू नेवर थिंक ऑफ दिस, हमने तो बस डायल कर दिया टिक 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 टिक, हेलो हाँ मैं इधर पहुंच रहा हूँ तुम भी आ जाओ। But do you know what is the process involved in all this? It's so rapid process. तुमने टिक 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 डायल कर लिया, फोन लगा। कैसे लगा? तुम्हारे मोबाइल फोन ने सिग्नल सैटेलाइट पे भेजा, वो ये सैटेलाइट था इक्वेटोरियल कम्युनिकेशन। वो सैटेलाइट तक सिग्नल गया, पहले तो टावर पे जाता है एक्चुअली, फिर टावर टू टावर हुआ तो चलता है। टावर टू टावर शॉर्ट रेंज होता है, लेकिन अगर तुम यहाँ से यूएस में फ़ोन लगा रहे हो तो टावर टू टावर काम नहीं होता, वो सैटेलाइट टू सैटेलाइट होता है। तो सैटेलाइट के पास सिग्नल गया, वो सिग्नल रिसीवर एंड पे गया, रिसीवर ने फ़ोन उठाया। अब इसके आगे और साइंस चालू होता है जो तुमको चैप्टर नंबर 13 में आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। व्हेन यू स्पीक, साउंड वेव जनरेट कर रहे हो, साउंड वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, वो माइक्रोफोन के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मोबाइल फ़ोन के थ्रू रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट होता है, और वो रेडियो सिग्नल सैटेलाइट पे जाता है, और वो सैटेलाइट से रिसीवर के पास जाता है, और रिसीवर के एंड में वो रेडियो सिग्नल वापस से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल वापस से साउंड में कन्वर्ट होता है। एंड ऑल दिस विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। दैट इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। क्योंकि हम जो बोलते हैं वो साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है, साउंड को डायरेक्टली यहाँ से वहाँ भेजना है तो पॉसिबल तो है नहीं, बीच में साउंड एब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ से यूएस को छोड़ दो, यहाँ खड़े करके चिल्लाऊंगा तो अगली चौक तक आवाज़ नहीं जाएगी, बिकॉज साउंड गेट एब्जॉर्ब। कौन एब्जॉर्ब करता है? तुम एब्जॉर्ब करते हो। योर बॉडी इज अ गुड एब्जॉर्बर, योर क्लोथ्स आर गुड एब्जॉर्बर, पीओपी गुड एब्जॉर्बर, जो तुम कारपेट डालते हो दैट इज अ गुड एब्जॉर्बर, कर्टन्स आर गुड एब्जॉर्बर, वो जो सीट का तुम कुशन करते हो, जिस सीट पे तुम बैठते हो कुशन करते हो, दैट इज अ गुड एब्जॉर्बर। तो यू हैव टू थिंक। तो हमको अगर कम्युनिकेट करना है तो हम करें कैसे फिर? इसलिए वी यूज रेडियो वेव्स। अब रेडियो वेव से क्यों यूज हुआ, कोई और वेव क्यों नहीं यूज हुआ, उसका एक सिंपल रीजन बता देता हूँ। डिटेल्स हम लोग नहीं जाएंगे, वो 13 नंबर चैप्टर में आएगा आपको। रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब करने के लिए हर एक, रिमेंबर, हर एक वेव को, हर एक वेवलेंथ को, देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। कौन से पार्ट्स है? गामा रेडिएशन, हाईली एनर्जेटिक, राइट, प्रोड्यूस्ड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। उसके बाद क्या है? एक्स रेडिएशन, हाईली एनर्जेटिक,
विच इज़ यूज टू डिटेक्ट फ्रैक्चर इन योर बोन्स। उसके बाद, और वो डेंजरस होता है, तुम अपने सर का कभी एक्सरे नहीं निकालते हो, करना भी मत। जिस दिन तुमने अपने ब्रेन को एक्सरे मशीन में डाल दिया, दैट विल बी द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। इट किल्स ह्यूमन सेल्स। हो गई बात खत्म। पता नहीं था सर, वो चैप्टर स्किप कर दिया था हमने, हमको क्या पता, डाल दिया ऐसा ब्रेन, खुद का या पेशेंट का गया वो। तो वी कैन नॉट यूज एक्सरेज। तो वहाँ पे वी डू सीटी स्कैन एंड अदर थिंग्स। इवन जब लेगामेंट क्रैक होता है तो यू यूज एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। गुड। उसके बाद आता है, एक्सरे के बाद आता है अल्ट्रावायलेट रेज। तो ये वही अल्ट्रावायलेट रेज है जिससे तुम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए सनस्क्रीन लोशन लगाते हो, अगर लगाते हो तो। उस पर लिखा होता है इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज फ्रॉम सन। उसके बाद होता है विजिबल लाइट, all the beautiful colors that you see, they are just a perception. There is no color in your life, it is just the perception made by your brain. वो जो 7 कलर्स तुमको दिखते हैं वो विजिबल रेंज है। इट इज अ वेरी टाइनी पार्ट ऑफ द होल स्पेक्ट्रम, 3000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है बहुत बड़ा, तुमको दिखता सिर्फ उसका छोटा सा पार्ट है। उसका होता है इंफ्रारेड। वो कहाँ यूज होता है? कैमरा, सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरा में छोटे छोटे टाइनी बल्ब होते हैं, जो तुमको लगेगा कि बंद है, वो बंद नहीं है, वो आईआर रेडिएशन इमिट कर रहा है नाइट विजन के लिए, क्योंकि रात में जब विजिबल लाइट नहीं होती है तो वो इंफ्रारेड रेडिएशन ही है जो वीडियो कैप्चर करता है। उसके बाद होता है माइक्रोवेव्स। वो वही माइक्रोवेव जो तुम अपने घर में माइक्रोवेव ओवन में यूज करते हो खाना गर्म करने के लिए। माइक्रोवेव्स आर वेव्स जो वाटर मॉलिक्यूल्स इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करने के बाद दिस वाटर मॉलिक्यूल स्टार्ट रोटेटिंग, and when they rotate they collide with the neighboring molecules, and when they collide they generate heat due to friction. इसलिए जिस खाने में पानी नहीं, उसका माइक्रोवेव में कुछ काम नहीं है। देन यू हैव रेडियो वेव्स। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सबसे बड़ा वेवलेंथ है उसका, वो ऐसा है हमारे एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में या इस पूरे यूनिवर्स में उसको एब्जॉर्ब करने वाले ज़्यादा एलिमेंट्स, ज़्यादा गैसेस नहीं है, तो इसके लिए वो एब्जॉर्ब नहीं होता, वो स्कैटर नहीं होता, वो सीधा ही जाता है। इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? रेडियो वेव्स। तो ये जो इक्वेटोरियल सैटेलाइट्स है, प्रीटी इंटरेस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स दे आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, यस, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे तुमको बताया, इसका हाइट कितना होना चाहिए। पहली बात तो इसका ऑर्बिट इक्वेटोरियल है, इट ऑर्बिट्स अराउंड द इक्वेटर एट अ सर्टन हाइट। तो इसका जो ऑर्बिट है वो इक्वेटोरियल है। सो इक्वेटोरियल सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैव इक्वेटोरियल ऑर्बिट, मतलब ये अर्थ के इक्वेटर के ऊपर घूमता है। नंबर 2, इसका हाइट बहुत ज़्यादा होता है। कितना हाइट होता है? अप्रॉक्सीमेटली 35,000 किलोमीटर्स। अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है, मतलब लगभग 6 गुना, 6 times the radius of Earth. It is at a very 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 high height. Then it is also called as geosynchronous. क्या बोलते हैं इसको? जियोसिंक्रोनस। अब ये जियोसिंक्रोनस क्यों? पहले तो you should know the time period of such satellites is 24 hours. कितना? 24 hours. What is the meaning of time period? The time taken by the satellite to complete one round around Earth. कितना है? 24 आवर। क्यों? क्योंकि अर्थ का रोटेशन भी क्या है? 24 आवर। अब बोलोगे ऐसा क्यों किया? देखो ऐसा है, अगर मुझे कम्युनिकेशन करना है, गुड मिस्टर देवरे, ऐसा है कि मैंने फ़ोन लगाया, हेलो 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 हेलो, आवाज़ नहीं आ रहा, क्योंकि सैटेलाइट आगे या पीछे चले गया, क्योंकि उसका स्पीड कम या ज़्यादा था, है ना। तो ये जो सैटेलाइट्स है, इन सैटेलाइट को तुम अर्थ के रोटेशन के साथ सिंक्रोनाइज कर देते हो, मतलब जिस स्पीड से अर्थ रोटेट हो रहा है उसी स्पीड से ये भी रोटेट होता है, बराबर। इसलिए इस इक्वेटोरियल सैटेलाइट के बहुत सारे अलग अलग नाम भी है। तो रिमेंबर, इक्वेटोरियल सैटेलाइट्स, दे आर कॉल्ड एज कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज जियोसिंक्रोनस। जियो मतलब अर्थ, सिंक्रोनस मतलब हमने अर्थ के रोटेशन पीरियड के साथ इसको लॉक कर दिया। जिस स्पीड से अर्थ रोटेट होगा उसी स्पीड से ये भी
रोटेट होगा इन द सेम डायरेक्शन। इसके लिए अगर तुम अर्थ से देखोगे तो तुमको लगेगा कि वो सैटेलाइट स्टेशनरी है, वो मूव ही नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस स्पीड से अर्थ रोटेट हुआ उसी स्पीड से वो रोटेट हुआ। मतलब अर्थ से कोई देख रहा है तो उसको वो हमेशा स्टेशनरी दिखने वाला है, इसलिए इसको हम लोग जियो स्टेशनरी भी बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। और ये सारे सैटेलाइट्स मोस्टली होते हैं फॉर टेलीकम्युनिकेशन पर्पसेस। वेरी इंटरेस्टिंग। ऑर्बिट इज इक्वेटोरियल, height is around 35,000 kilometers, 22,000 miles approximately speaking. Time period is 24 hours. मतलब it has the same sense of rotation and same time period as that of Earth, right? It is also called as communication satellite, geosynchronous satellite, geostationary satellite. They are mostly used for communication purposes only. And also ये जो तुम रेडियो सुनते हो ना, अलग अलग रेडियो स्टेशंस, तो वो इस टाइप के सैटेलाइट का यूज करते हैं। गुड। देन वी हैव द अदर टाइप ऑफ सैटेलाइट्स विच इज पोलार सैटेलाइट। अभी नाम में ही है पोलार। तो जैसे ये इक्वेटोरियल सैटेलाइट्स का ऑर्बिट है, दिस इज द ऑर्बिट ऑफ इक्वेटोरियल सैटेलाइट, क्योंकि वो इक्वेटर के ऊपर घूमते हैं, वैसे ही जो पोल्स के ऊपर से घूमता है उसको बोलते हो पोलार सैटेलाइट्स। तो पोलार सैटेलाइट्स का जो ऑर्बिट है वो पोलार है, इट इज नॉट इक्वेटोरियल, तो दे हैव पोलार ऑर्बिट। देन द हाइट इज वेरी लेस। इनफैक्ट तुमको अगर अभी दिस इज द बेस्ट टाइम, विंटर्स के दिन में बादल नहीं होते हैं, द स्काई इज डैम क्लीन, तो तुमको यहाँ अपने टेरेस पे सिर्फ दिखेगा ये। व्हेन यू गो आफ्टर 7 PM लेट नाइट्स, यू विल सी सम टाइनी फ्लैशेस ऑफ लाइट मूविंग अराउंड। अभी हमारा छोटा सिटी है तो डेफिनेटली एरोप्लेन्स तो उड़ते हैं नहीं अपनी सिटी के ऊपर से, तो तुमको से टाइनी फ्लैशेस ऑफ लाइट जाते हुए दिखे तो वो ये सैटेलाइट्स है। सो दिस आर द सैटेलाइट्स। तो इनका हाइट होता है सिर्फ 500 से 800 किलोमीटर, 500 to 800 किलोमीटर्स। गुड। देन जैसे जैसे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का, जैसे इक्वेटोरियल सैटेलाइट का टाइम पीरियड था 24 आवर्स, इनका टाइम पीरियड था सिर्फ 85 मिनट्स, ओनली 85 मिनट्स, सो दैट दे कंप्लीट 16 to 17 राउंड्स एवरी डे अराउंड अर्थ। एक दिन में, क्यों एक दिन में? क्योंकि 85 मिनट्स का टाइम पीरियड बताता हूँ कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर दिन में 24 आवर्स इंटू 60 मतलब इतने मिनट्स, 1440 डिवाइड बाय 85, कितने चक्कर लग गए? 16.94 मतलब 17 चक्कर, बराबर। तो इट कंप्लीट्स 17 राउंड्स अराउंड अर्थ एवरी डे। और ये सैटेलाइट किस पर्पस के लिए यूज होते हैं? जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, दिस टाइप ऑफ सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर नंबर 1 रिसर्च पर्पसेस, एस्ट्रोनॉमिकल। नंबर 2 जीपीएस। तो तुम जब जीपीएस लोकेशन शेयर करते हो, किसने दिया लोकेशन? ये इसने दिया। क्यों इसने दिया? अब यो समझो, ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब होता ऐसा है, होता कैसा है? होता ऐसा है कि ये है अर्थ, ये है अर्थ, थोड़ा अच्छे से इमेजिन करना, ये है अर्थ। और ये जो पोलार सैटेलाइट्स है ना, पोलार, इनका ऑर्बिट कैसा है? पोलार। इनके ऊपर कैमरास होते हैं, तो कैमरास तो होते हैं, साथ साथ में ये आपको लोकेशन भी देते हैं। कैसे देते हैं? ये पोलार सैटेलाइट ऐसा घूमने गया, घूम के आया, तो ये जब घूम के आया, इसके ऊपर कैमरा था, उसने अर्थ का फोटो निकाल लिया, तो ये पहला पैच, पहला स्ट्रिप बन गया। गुड। लेकिन रिमेंबर, अर्थ इज रोटेटिंग, तो अर्थ रोटेट हो गया। अर्थ रोटेट हुआ तो अब जब नेक्स्ट टाइम सैटेलाइट आएगा तो ये अर्थ का अगला फोटो निकालेगा, अर्थ वापस रोटेट हो गया। फिर वापस जब घूम के आया तो ये अर्थ का और एक बार फोटो निकालेगा। तो बेसिकली ये करता क्या है? ये अर्थ का फोटो लेता रहता है। तो खींच मेरी फोटो। तो ये अर्थ का फोटो लेता रहता है इन स्ट्रिप्स। एंड ये जो तुम गूगल अर्थ पे से अर्थ को देखते हो, देखो देखो मेरा घर, वो देखो देखो मेरा घर तुमको इसने बताया, पोलार सैटेलाइट ने, राइट। सो ये जो तुम गूगल अर्थ यूज करते हो या तुम जीपीएस लोकेशन शेयर करते हो, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ सैटेलाइट्स विच आर पोलार सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स, वी लॉन्च देम फॉर आवर स्पेसिफिक पर्पसेस। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूज है जीपीएस, मतलब लोकेशन
and of course it takes photograph of earth in strips. of course 17 times ये जाता है पर डे, तो ये 17 स्ट्रिप में फोटो निकालता है अर्थ का, 17 स्ट्रिप्स। सिर्फ एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च करके रखे हमने। तो डेटा शेयरिंग भी होता है, एक सैटेलाइट दूसरे के साथ डेटा शेयर करके आपको एक कंप्लीट पिक्चर बना के देता है, एंड दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सो रिमेंबर देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट ऑफ अर्थ। नेचुरल सैटेलाइट इज नेचुरल, हम उसके साथ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, उसका टाइम पीरियड फिक्स है, वी कैन नॉट चेंज इट, उसका डिस्टेंस फिक्स है, वी कैन नॉट चेंज इट, उसका कोई साइंटिफिक पर्पज एज सच है नहीं, एक्सेप्ट फॉर हम लोग कुछ रोबोट्स भेजेंगे और वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वहाँ पे पानी है नहीं है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गुड, अभी पानी है नहीं है, मून पे पानी के ढूंढने चले हम, हमको वहाँ पे घर लेना है ना, हाँ इसलिए। गुड, एनीवेज लेंगे बाद में, उधर भी लेंगे, टाइम है उसको पहले टेराफॉर्म करना पड़ेगा। टेराफॉर्म मतलब वहाँ पे हमको अर्थ जैसे कंडीशन जनरेट करने पड़ेंगे, प्लांट्स ग्रो करने पड़ेंगे, फिर कोई आएगा रियल एस्टेट डेवलपर बोलेगा हाँ अभी ये जो प्रॉपर्टी है ये इतने में तुमको मिलेगा, वो तब का तब देखेंगे। लेट्स टॉक अबाउट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स नाउ। द सेकंड टाइप ऑफ सैटेलाइट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। वो दो टाइप के होते हैं, इक्वेटोरियल एंड पोलार। इक्वेटोरियल सैटेलाइट्स का ऑर्बिट इक्वेटोरियल है, हाइट अराउंड 35,000 किलोमीटर्स है, and what else, time period is 24 hours because we have locked the rotation with the rotation of earth. So from earth they look like stationary, so geostationary, and from earth because they are synchronized with earth rotation, और earth को हम लोग बोलते हैं जियो, इसलिए उस सब्जेक्ट का नाम था जियोग्राफी, अर्थ का ग्राफी जियोग्राफी। तो सिमिलरली ये जियो सिंक्रोनस है, इट इज लॉक्ड विद अर्थ रोटेशन, यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस, मोस्टली फॉर ऑफ कोर्स हेलो हाय कैसे हो बात करने के लिए। Then the second type is polar. Polar satellites have polar orbits. They are at less heights, 500 से 800 किलोमीटर, and you can see it from your without help of telescope from your own terrace. And then the time period of rotation is 85 minutes, which means it takes 17 rounds of Earth every day. And while doing so, it takes photos of Earth. तो Earth का पूरा पिक्चर तुमको बना के देता है ये, so on so forth. Good. अब क्वेश्चन ये है, ऑफ कोर्स मैं नेचुरल सैटेलाइट की बात नहीं कर रहा, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स नाउ। क्वेश्चन ये है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट को हम लोगों ने वहाँ तक पहुँचाया कैसे, और हम लोगों ने उसको ऑर्बिट में सेट किया कैसे। तो अगला है प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट्स। प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट। तो सैटेलाइट को, और जब मैं बोल रहा हूँ प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट, तो वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हियर। नेचुरल सैटेलाइट को हमने प्रोजेक्ट नहीं किया, वो तो अभी वो समझना है वो कैसे आया। तो आई एनकरेज यू डू BSc इन फिजिक्स, MSc इन फिजिक्स, PhD इन एस्ट्रोफिजिक्स, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड ये सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट कैसे आए। गुड, उसमें भी यू हैव टू स्टडी प्लानिटरी साइंस, प्लानिटरी फॉर्मेशन, वो सब बाद में। अभी फिलहाल हम समझ लेते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को हम लॉन्च कैसे करते हैं। तो रिमेंबर, कोई भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो, चाहे वो पोलार हो या वो इक्वेटोरियल हो, इट इज सेट इनटू ऑर्बिट विद अ रॉकेट व्हिच हैज 2 stages. तो अ सैटेलाइट इज प्रोजेक्टेड और इज सेट इनटू ऑर्बिट अराउंड अर्थ with the help of a rocket which is 2-stage system. So 2-stage rocket is used. 2-stage rocket is used. मैं ज़्यादा थ्योरी लिखने वाला नहीं हूँ यहाँ पे, unless it is very important. तो 2-stage rocket क्यों यूज करते हैं, तो थोड़ा सा अच्छे समझ लो। अब 2-stage मतलब क्या, पहला स्टेज और दूसरा स्टेज दोनों में फ्यूल है, और जो रॉकेट है वो जो सैटेलाइट है वो इस रॉकेट के टिप पे रखा हुआ है। टिप मतलब एट द टॉप। तो रिमेंबर यू हैव समथिंग लाइक दैट, यू हैव अ 2-stage रॉकेट सिस्टम। 2-stage रॉकेट सिस्टम, पहले स्टेज में ये है, लेट अस से दिस इज फर्स्ट स्टेज, दिस इज फर्स्ट स्टेज, दिस इज सेकेंड स्टेज, एंड दिस इज द सैटेलाइट। So to project a satellite into an orbit around the Earth, we use 2-stage rocket system. अब पहले स्टेज का काम क्या होता है, पहले स्टेज का काम होता है टू टेक द सैटेलाइट टू डिजायर्ड हाइट द सरफेस ऑफ अर्थ। अब ऐसा है, ये अर्थ का सरफेस है, अगर मुझे
अगर मुझे सैटेलाइट को एक स्पेसिफिक हाइट पे लॉन्च करना है, मतलब आई वांट द सैटेलाइट टू परफॉर्म रिवोल्यूशंस एट अ सर्टेन हाइट, तो पहला क्वेश्चन ये है कि इस सैटेलाइट को इस हाइट तक लेके कौन गया, हाउ डज इट गो फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ टू दैट हाइट। तो इस फर्स्ट स्टेज में जो फ्यूल होता है, फ्यूल, इसको हम लोग इग्नाइट करते हैं, इसको हम लोग बर्न करते हैं टू ओवरकम अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। So the role of the first stage is to take the satellite to a desired height. Remember, good. So to project a satellite into orbit around Earth, two-stage rocket system is used. The role of the first stage is to take the satellite to a desired height. तो इस पहले स्टेज में जितना भी फ्यूल होगा, it will be burned, ignited, used to overcome Earth's gravity and take the object to satellite to a desired height. अब जैसे ही desired height पे पहुंचा, मतलब पहले स्टेज का फ्यूल खत्म हो गया, और उसमें इतना प्रिसाइज कैलकुलेशन होता है कि जितने हाइट तक लेके जाना है उतने हाइट तक जाने के लिए ही फ्यूल होता है। दे डू नॉट पुट एक्स्ट्रा, चलो खत्म हो गया रास्ते में रुक ना जाए, है ना। हमको जाना है यहाँ से नासिक तक, हम बोलते हैं कि चलो 150 किलोमीटर है, मेरी गाड़ी का एवरेज 75 किलोमीटर है, 2 लीटर पेट्रोल डाल देता हूँ, फिर बीच में कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, 2 की जगह 4 डाल दे। वैसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे तुमको मास कैलकुलेशन में देखने पड़ते हैं। जितना ज़्यादा फ्यूल भरोगे उतना ज़्यादा मास होगा, जितना ज़्यादा मास होगा उतनी प्रॉब्लम बढ़ती है, क्योंकि जितना ज़्यादा मास है उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए ज़्यादा फ्यूल बर्न होगा। तो यहाँ पे बहुत प्रिसाइज कैलकुलेशन होते हैं। तो एट द डिजायर्ड हाइट पहले स्टेज का फ्यूल हो गया ख़त्म। अब ये जो पहला स्टेज है इट इज़ डिटैच्ड, इसको वहाँ से रिलीज कर देते हैं। पहला स्टेज गया, कहाँ गया, मे बी इट बिकम्स, आपको पता है समथिंग कॉल्ड एज, पता होगा तो, स्पेस गार्बेज। हम ह्यूमंस पृथ्वी पे कचरा करने के साथ साथ हम स्पेस में भी कचरा करते हैं, दैट इज आवर अचीवमेंट। या फिर नंबर 2, इट फॉल्स डाउन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। आप बोलोगे फॉल डाउन तो लग नहीं जाएगा किसी को, ऐसा नहीं होता है। दे मेक श्योर इट फॉल्स डाउन इनटू ओशंस, या फिर दे मेक श्योर व्हाइल इट इज फॉलिंग डाउन, वो जो मटेरियल है इट बर्न्स आउट कम्प्लीटली। मोस्टली इट फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ एंड इनटू द ओशंस। गुड गुड। तो ये पहला स्टेज डिटैच हो गया। अब विद द हेल्प ऑफ रिमोट कंट्रोल, बिकॉज यू कंट्रोल इट फ्रॉम सम स्पेस स्टेशन, ये जो रॉकेट था इसको अब हम रिमोट कंट्रोल से 90 डिग्री से रोटेट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको उसको सर्कुलर ऑर्बिट देना है, उसको एस्केप नहीं करवाना। एस्केप करवाना होता तो फिर जाते जाओ ऊपर। इसको फिर हम 90 डिग्री रोटेट करते हैं। सो आफ्टर द फ्यूल इन द फर्स्ट स्टेज इज completely burned, we detach the first stage and then we turn the second part and the satellite by 90 degree via remote control. अब सेकेंड स्टेज का काम क्या है? सेकेंड स्टेज का काम है इस सैटेलाइट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुश देना, क्योंकि तुमने एक बार इस सैटेलाइट को रोटेट कर लिया, ये सैटेलाइट आ गया यहाँ पे, ये हो गया रोटेट। अब इसको अगर मुझे सर्कुलर ऑर्बिट में सेट करना है, इसका मतलब मुझे इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या देना है, धक्का देना है, वेलोसिटी देना है, जिसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वीपी। अभी वेलोसिटी दिया किसने? सेकेंड स्टेज ने। तो द रोल ऑफ सेकेंड स्टेज, एक्चुअली सेकेंड स्टेज इज वेरी स्मॉल, मैंने थोड़ा अलग दिखाया बट ठीक है। सेकेंड स्टेज इज यूज्ड to give horizontal velocity to the satellite at a certain height, और जैसे ही इसने वेलोसिटी दे दिया तो सेकेंड स्टेज भी हो गया डिटैच। अब सिर्फ बचा सैटेलाइट विच इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। वेट, पिक्चर खत्म नहीं हुआ, पिक्चर यहाँ से चालू होता है। अब इट रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, बट इन विच टाइप ऑफ ऑर्बिट? सर्कुलर ऑर्बिट है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट है कि पैराबोलिक ऑर्बिट है कि क्या है, वो देखेंगे हम लोग एक एक करके। तो सबसे पहले जो हाइट पे आपने जो वेलोसिटी दिया उसको क्या बोलते हो? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो रिमेंबर दिस वीपी इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान, इट इज इंटरेस्टिंग, अगला टॉपिक इससे कनेक्टेड है तो ये पता होना चाहिए। हमने अगर इसको प्रिसाइजली इतना वेलोसिटी दिया कि ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लगा, क्या करने लगा?
तो उस वेलोसिटी को बोलते हो क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या बोलते हो उसको? क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उसको? क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उसको? क्रिटिकल वेलोसिटी। तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी अगर हमने दिया तो सैटेलाइट क्या परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन, रिमेंबर। और ये क्रिटिकल वेलोसिटी तुमने दिया कहाँ पे? अर्थ के सरफेस पे कि हाइट पे? तो अब डिफाइन करेंगे द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। मिनिमम हॉरिजॉन्टल, क्योंकि डायरेक्शन क्या था? हॉरिजॉन्टल। द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट, इस केस में सैटेलाइट, such that it performs circular motion around the earth is known as critical velocity. Remember, critical velocity एक specific value of velocity है जो तुम एक ऑब्जेक्ट को देते हो at a certain height from the surface of earth such that वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? सर्कुलर मोशन, इलिप्टिकल नहीं, पैराबोलिक नहीं, कौन सा? सर्कुलर मोशन। तो पहले डिफाइन करेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी को। द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी था। एस्केप वेलोसिटी क्या था? वर्टिकल। और क्रिटिकल क्या है? हॉरिजॉन्टल। एस्केप वेलोसिटी कहाँ से दिया था? फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। और ये कहाँ पे दे रहे हो? एट अ सर्टेन हाइट। सो द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, minimum horizontal velocity given to an object at a certain height from the surface of earth such that is, ये जो ऑब्जेक्ट है क्या करने लगा? चक्कर लगाने लगा। कौन सा टाइप के चक्कर? सर्कुलर। such that it performs which motion? Circular motion. It performs circular motion around the earth is known as critical velocity. Is known as critical velocity. इस critical velocity को CBSE के बुक्स में ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। तो अगर आपको कहीं पे क्रिटिकल की जगह पे ऑर्बिटल दिख जाए तो कोई टेंशन नहीं, ये वही है, सिर्फ नाम अलग है। गुड। तो क्रिटिकल वेलोसिटी इज नथिंग बट ऑर्बिटल वेलोसिटी। यहाँ तक क्लियर? गुड। अब 5 केसेस बनते हैं, 5। अब ये 5 केसेस बहुत अच्छे से समझ लेना। एग्जैक्टली 5 केसेस क्या है? देखो ऐसा है। पहले स्टेज का क्या काम था? रॉकेट को, मतलब सैटेलाइट को एक हाइट तक लेके जाना। उसके बाद सैटेलाइट क्या हुआ? रोटेट। सेकेंड स्टेज का काम क्या है? टू गिव इट अ हॉरिजॉन्टल पुश। अगर हमने उसको जितना वेलोसिटी दिया है उसका नाम क्या है? क्या नाम है? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। क्या नाम है? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। जितना भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम दे पाए उसका नाम क्या है? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। अगर वो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एग्जैक्टली इक्वल टू क्या हो जाए? क्रिटिकल वेलोसिटी, तो मोशन क्या होगा? सर्कुलर। वेरी गुड। तो लेट अस इमेजिन, चलो इमेजिन करते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू 20 किलोमीटर पर सेकेंड है। इमेजिन सम वैल्यू। तो मुझे हाइट पे कितना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देना पड़ेगा टू सेट द सैटेलाइट इनटू सर्कुलर ऑर्बिट? 20 किलोमीटर पर सेकेंड। कौन देगा? सेकेंड स्टेज। ऐसा समझो कुछ गड़बड़ हो गई तो ऐसा हो सकता है कि जो हमने वेलोसिटी दिया वो क्रिटिकल से कम है, वो 20 किलोमीटर पर सेकेंड से कम है। तो ऑर्बिट कैसा होगा? ये केस 1। केस 2, जितना वेलोसिटी चाहिए था उतना एग्जैक्टली मिल गया, मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी। ऑर्बिट कैसा होगा? सर्कुलर। अगर ऐसा हुआ क्रिटिकल से ज़्यादा मिल गया लेकिन एस्केप से कम मिला तो ऑर्बिट कैसा होगा? ये तीसरा केस है। चौथा नंबर, हमने सैटेलाइट को इतना वेलोसिटी दे दिया, गलती से दे दिया, विच इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी, तो क्या होगा? पांचवा केस, अगर हमने उसको एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी दे दिया तो पांचवा केस। टोटल 5 केस है। व्हेन VP वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज लेस देन VC क्रिटिकल वेलोसिटी। नंबर 2, व्हेन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन VP इज इक्वल टू VC। नंबर 3,
when velocity of projection is greater than critical but less than escape. Number 4, when velocity of projection is equal to escape. Number 5, when velocity of projection is greater than escape. तो ये 5 केसेस है और ये 5 केसेस पे सीईटी में क्वेश्चन भी आते हैं, तो दिस इज इम्पोर्टेंट. तो एक एक करके देखते हैं होगा क्या. I exactly know what time is it and I exactly know when to stop. So please do not remind me. मेरा अगला क्लास है तो I cannot afford to leave you late also. Good. तुम्हारे लिए और मेरे लिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है. शायद तुमको इसके बाद घर जाना होगा. I know. I exactly know your college timings, practical timings, class timings. तुम कौन से कॉलेज में जाते हो सब पता है. तुम 10 साल के बाद भी मिलोगे ना तो मैं तुमको बराबर बताऊंगा कि तुम 2024 के बैच में थे, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा काम क्या है, काम क्या था. तो डोंट वरी, 5 मिनट से कम टाइम लगेगा. 5 मिनट विच विल बी 9:46, उससे कम टाइम, मतलब 9:41 हुआ ना अभी. शांत बैठोगे तो, नहीं तो फिर यू अंडरस्टैंड. ओके, तो ऐसा है केस 1. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगली बार से मेरे को मत रिमाइंड करवाना. जिनको घाई है, आई विल गिव यू वेरी गुड सजेशन कि तुम सुबह आओ ही मत क्लास में. Those who are not interested in science, I am not interested in teaching them also. It's of course mutual always. Good. तो जब आप वेलोसिटी प्रोवाइड करते हो, दैट इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. केस 1 बनता है व्हेन वीपी इज लेस देन वीसी. वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी. उस केस में सर्कुलर ऑर्बिट तो हो नहीं सकता, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट के लिए वीपी शुड बी इक्वल टू वीसी. तो ऑर्बिट इज एलिप्टिकल. ऑर्बिट इज एलिप्टिकल. पक्का. जब ऑर्बिट एलिप्टिकल है तो अभी प्रॉब्लम ये हो जाता है, हमने केपलर्स लॉज में देखा था एलिप्टिकल ऑर्बिट में 2 पॉइंट्स होते हैं. एक होता है नियरेस्ट पॉइंट जिसको तुम बोलते हो पेरी हेलियन. लेकिन वहां पे हेलियन क्यों? क्योंकि वो प्लैनेट का ऑर्बिट था अराउंड सन. तो नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड एज पेरीहेलियन. यहाँ पे प्लैनेट रिवॉल्व होने वाला है क्या? नहीं. कौन रिवॉल्व होने वाला है? सैटेलाइट. अराउंड सन रिवॉल्व होने वाला है क्या? नहीं, अराउंड अर्थ. तो जो नियरेस्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हो पेरीजी. क्या बोलते हो? पेरीजी. पेरी मतलब नियरेस्ट, जियो मतलब अर्थ, तो पेरीजी ये है आपका नियरेस्ट पॉइंट. और रिमेंबर ऑफ कोर्स रिमेंबर, जो फार्देस्ट पॉइंट होता है ना उसको बोलते हो एपोजी. क्या बोलते हो? एपोजी. वेरी गुड, लर्निंग समथिंग. देखो फायदा हुआ ना 2 मिनट एक्स्ट्रा बैठ के. गुड, डन. अब व्हेन यू प्रोवाइड वेलोसिटी विच इज लेस देन क्रिटिकल, तो सर्कुलर तो नहीं हुआ, क्या हुआ? एलिप्टिकल हुआ. और वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो था, इसको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बोल देता हूं मैं, पी. तो ये जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है जहां से तुमने सैटेलाइट को धक्का दिया, it becomes point of apogee. If VP is less than VC, the point of projection becomes apogee. apogee क्या होता है? farthest point. इसका मतलब अभी ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ के पास में आएगा. बराबर. जब ये अर्थ के पास में आएगा, अगर थोड़ी भी गड़बड़ हो गई और ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया, जो होता है कभी कभी, तो इसका मतलब जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो अर्थ में एटमॉस्फेयर में गैसेस है, वो फ्रिक्शनल फोर्स लगाएंगे. और फ्रिक्शनल फोर्स में क्या होता है? लॉस ऑफ एनर्जी लॉस होने की वजह से पता है क्या होता है? इसका जो ऑर्बिट है वो श्रिंक होते जाएगा एंड देन अर्थ पे आके गया. ऐसा हो सकता है. तो इट मे स्पाइरल डाउन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ में. लेकिन रिमेंबर, इफ वीपी इज लेस देन वीसी, ऑर्बिट इज इलिप्टिकल, और जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वो कौन बन गया? एपोजी. कौन है वो? एपोजी. नंबर 2, इफ वीपी इज इक्वल्स टू वीसी, ऑर्बिट कौन सा बनेगा? सर्क्यूलर. तो इफ वीपी इज इक्वल्स टू वीसी, द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट अराउंड अर्थ इज सर्क्यूलर.
तो वो सर्कुलर ऑर्बिट बनेगा। गुड गुड, सर्कुलर ऑर्बिट आएगा वो। देन केस नंबर 3, इफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज ग्रेटर देन, किससे? क्रिटिकल से, ग्रेटर देन क्रिटिकल बट लेस देन एस्केप, लेस देन, तो वापस से ऑर्बिट इलिप्टिकल होगा। लेकिन इस बार जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन था, जैसे पिछले केस में पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या था? एपोजी। इस केस में जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वो बन जाता है पेरिजी। क्या बन जाता है? पेरिजी। तो इट इज द नियरेस्ट पॉइंट। तो इसका मतलब अब सैटेलाइट अर्थ के पास में नहीं आने वाला, उससे दूर जाने वाला है। ये पाथ नंबर 3, ये पाथ नंबर 2, ये पाथ नंबर 1। तो ये पाथ नंबर 1 है, ये पाथ नंबर 2 है, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या बन गया? पेरिजी की अपोजी। अरे पेरिजी ये नियरेस्ट पॉइंट है, जहां से आपने पुश किया, इट इज द नियरेस्ट पॉइंट। मतलब अब वो अर्थ से दूर जाएगा, तो ये अर्थ पे आके गिरने नहीं वाला। इट इज नॉट गोइंग टू फॉल डाउन, क्योंकि वो अभी अर्थ से दूर 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 जाएगा, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर से दूर जाएगा, दूर जाएगा, दूर जाएगा, फिर अर्थ की ग्रेविटी उसको वापस अपने पास खींच लेगा। तो ऐसा होता है। दिस इज द ऑर्बिट। देन नंबर 4 एंड नंबर 5 आर वेरी सिंपल। Number 4, if velocity of projection is equal to escape, बराबर? escape मतलब क्या होगा? escape होगा। मतलब क्या होगा? सैटेलाइट भाग जाएगा, अर्थ का फील्ड छोड़ के भाग जाएगा। अब ध्यान दो, अगर तुम यहां धक्का दे रहे हो, अगर तुम यहां पुश कर रहे हो तो वो यहां से भागेगा, अगर यहां पुश करे तो वो यहां से भागेगा। तो ये शेप कैसा बना? अरे कर्व वो पैराबोलिक है। वो क्या है? वो पैराबोलिक। तो सैटेलाइट एस्केप्स फ्रॉम अर्थ्स ग्रेविटी, मतलब अर्थ्स फील्ड, वाया विच पाथ? पैराबोलिक पाथ, वाया पैराबोलिक पाथ। अभी लास्ट केस, आई हैव अ लेसन फॉर यू। तुम जितना ऐसा कट करोगे ना, उतना तुमको ज्यादा बिठाऊंगा मैं। लास्ट केस, इफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज ग्रेटर देन एस्केप, अगर हमने इतना ज्यादा वेलोसिटी दे दिया, वो एस्केप से भी ज्यादा है, तो क्या होगा? वापस एस्केप होगा। लेकिन इस बार जो एस्केप होगा वो थोड़ा सा फ्लैट पाथ के थ्रू होगा, और तुमको पता होना चाहिए इसको हम बोलते हैं हाइपरबोला। क्या बोलते हैं? तो इस केस में अर्थ अगेन, सैटेलाइट अगेन, सैटेलाइट एस्केप फ्रॉम अर्थ फील्ड बट वाया हाइपरबोलिक पाथ। विच केस? 5th नंबर। गुड, पक्का? अभी तुम भी एस्केप हो सकते हो।